नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पुरानी संसद में आखिरी भाषण के तौर पर लगभग 50 मिनट तक सदन के सदस्यों को, सांसदों को संबोधित किया। पूरे देश के लोग अलग अलग चैनलों पर लाइव सुन भी रहे होंगे। प्रधानमंत्री के उस भाषण में बहुत कुछ बातें कही गई जो अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं 75 सालों में, उनके काम को लेकर, उनके कार्यकाल को लेकर, देश में कब क्या फैसले, बड़े फैसले उस सदन से, उस संसद से किए गए उसको लेकर, संसद की गरिमा मर्यादा को लेकर, लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर भारतीय संसद की पहचान को लेकर, उस विशाल इमारत के इतिहास को लेकर, उस इमारत के बनने में भले अंग्रेजों के जमाने की इमारत हो, भारतीयों का जो खून पसीना पैसा लगा उसका भी जिक्र किया। अगर 2 लाइनों में कहूं तो प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे किसी नेता के भाषण के तौर पर गरिमामयी भाषण था। और प्रधानमंत्री मोदी से ऐसे भाषणों की उम्मीद हम जैसे लोग नहीं करते, क्योंकि भाषण देते वक्त उनके निशाने पर विपक्ष जब होता है तो कई बार कुछ भी बोल सकते हैं और सामने वाले को धराशायी करने के लिए, उसके किए पर पानी फेरने के लिए, या कहें उसके चेहरे को दागदार बनाने के लिए कुछ भी किसी हद तक बोल सकते हैं और अपनी आत्ममुक्ता में खुद को महान बताते हुए कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आज जैसी कि उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी पुरानी संसद में जब आखिरी भाषण देंगे, क्योंकि कल नई संसद में कल से कामकाज शुरू होना है, विशेष सत्र है, आपको पता होगा। इस सत्र को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब अभी भी सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन उन सवालों के बीच प्रधानमंत्री का भाषण, इसलिए मैं प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए भाषण की तारीफ करूंगा। सुना आपने भी होगा शायद, उस भाषण में क्या कहा है वो मैं आगे बताऊंगा संक्षिप्त, और क्यों तारीफ कर रहा हूं ये भी बताऊंगा। लेकिन संसद में दाखिल होने से पहले पुरानी संसद में प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि हर बार होता है, एक रिवाज है कि जब कोई नया सत्र शुरू होता है तो प्रधानमंत्री मोदी आते हैं संसद परिसर में। वहां कुछ कैमरा टीमें होती हैं, कुछ एजेंसीज की, दूरदर्शन की, ANI की, और उन कैमरा टीमों के सामने प्रधानमंत्री मोदी या जो भी प्रधानमंत्री होता है 5 मिनट 7 मिनट में अपनी बात कहता है, एक संदेश होता है, हमेशा की तरह रिवाज। स्क्रीन पर वही आप वीडियो देख रहे हैं। तो आमतौर पर जैसा कि होता है, संसदीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल हैं और जितेंद्र सिंह हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, प्रहलाद जोशी। तो ये रिवाज के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी वहां आ जाए। और ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा, पिछले सत्र के शुरुआत में जब प्रधानमंत्री मोदी वहां आए थे और तब जो उन्होंने भाषण दिया था मणिपुर में हो रही हिंसा के बाद, और जिस भाषण पर बवाल हुआ था कि उन्होंने राजनीतिक भाषण तो दिए लेकिन मणिपुर को लेकर अपनी सरकार की नाकामी को मानने की बजाय कुछ ऐसी बातें कही जिस पर एतराज था। आज भी हुआ ये कि संसद में भाषण 50 मिनट अलग, लेकिन उससे पहले जो यहां प्रधानमंत्री बोले उसमें कुछ एतराज वाली बातें हैं और विपक्ष को एतराज है और एतराज वाजिब है। आप भी सुनिए। जब एक नई संसद से, माफ करें, जब पुरानी संसद से नई संसद में दाखिल हो रहे हैं, आपके हिसाब से गर्व, गौरव और उत्सव का मौका है। हालांकि उत्सव का मौका होता तो विपक्षी दलों को एजेंडा नहीं बताया गया, संसद सत्र के विशेष सत्र बुलाने के 19 दिन बाद तक, 18 दिन बाद तक, वो अलग सवाल है, उस पर आगे आते हैं। तो ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को क्या बोलना चाहिए, जरा ये सुनते हैं, फिर आगे कि क्यों कह रहा हूं संसद में उनका आज भाषण एक प्रधानमंत्री के तौर पर गरिमामयी भाषण था। जरा पहले इसको सुनते हैं जो प्रधानमंत्री ने बाहर कहा है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। भारत की विकास यात्रा विघ्न रूप से अनेक समय सीमा में, अब सुनिए, 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं, और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए,
अब यहां जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी सांसद हिस्सा लें, छोटा सा सत्र है, भारत को डेवलप कंट्री बनाना है, इसके पहले बहुत सारी बातें कही जो बोलते रहते हैं, लाल किले से भी बोल चुके। 2047 तक का खाका अभी से प्रधानमंत्री मोदी खींच रहे हैं। 2019 के पहले के वादे, 14 के बाद के वादे, 14 के पहले के वादे, 19 के पहले के वादे, उन वादों पर सवाल हजार हैं जिसका जवाब कभी देते नहीं। लेकिन अब इन्होंने लकीर बहुत आगे, कहें तो गोल पोस्ट 2047 तक खींच दी है, आगे 25 साल के बाद की बात। लेकिन जो बात इन्होंने कही, अब जरा सोचिए कि ये क्यों नहीं ऐतराज वाली बात है जो बात यहां प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं सांसदों से कि सभी सांसदों से आग्रह है कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, रोने धोने के लिए बहुत समय करते रहिए। क्या विपक्ष का विरोध, क्या विरोधी दलों की आलोचना, क्या विरोधी दल के सवाल, क्या ये रोना धोना है? अगर विरोधी दलों के ऐतराज प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर है, विरोधी दलों के सवाल संसद सत्र बुलाए जाने के पहले एजेंडा न बताए जाने को लेकर है, विरोधी दलों का ऐतराज नई संसद की इमारत के उद्घाटन या शिलान्यास के तरीकों को लेकर है, या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर है, जो विरोधी दल का काम है। लोकतंत्र में विरोधी दल सत्ता के लिए मुनादी नहीं करता है, सत्ता के लिए ढोल मजीरे नहीं बजाता, उसकी अपनी राजनीति है, वही करेगा। तो क्या विरोधी दल की आवाज रोना धोना है? ये प्रधानमंत्री मोदी कह गए। क्या यह कहने की जरूरत थी आज, जब आप नई संसद में जाने की के आखिरी दौर में हैं और पुरानी संसद में आज आखिरी भाषण देने जा रहे हैं? इसी भाषण में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जीवन में कई पल ऐसे आते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। पुरानी बुराइयों को छोड़कर उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को लेकर नए सदन में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, ये सब बातें कहनी चाहिए, सकारात्मक बातें हैं, और इस तरह की सकारात्मक बातें उन्होंने संसद में भी कही है, मतलब आखिरी भाषण जिसका जिक्र आगे करें। लेकिन रोना धोना, और इस पर बहुत सारे विपक्षी दलों के नेताओं के बयान आने लगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का एक बयान पीटीआई पर देख रहा हूं कि रोते धोते खुद हैं, रैलियों में मुझे 90 गाली दे रहा है, तो मुझे निशाना बना रहा है, तो मेरे पीछे पड़े हैं, तो विरोधी दल न जाने क्या क्या कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें। प्रधानमंत्री मोदी विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अपनी आवाम के पास, जनता के पास, वोटर के पास विक्टिम कार्ड खेलकर वोट मांगने के लिए मशहूर है प्रधानमंत्री मोदी। अभी कर्नाटक में यही तो कह रहे थे, गालियों की लिस्ट लेकर गए थे कि 90 या 91 बार मुझे लोग गाली दे चुके हैं। तो ये रोना धोना क्या होता है? ये स्टाइल है प्रधानमंत्री मोदी का। एक वीडियो में मैंने अपने बारे में भी बताया था कि कब TV9 के उसमें कॉन्क्लेव में आए थे और कह दिया था कि इन लोगों के ब्लड में मुझे गाली देना है। तो विरोध गाली है, आलोचना रोना धोना है, और उसके बाद पुरानी संसद के आखिरी भाषण के दिन अब सवाल यह उठता है क्यों विपक्षी दलों को ऐतराज है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। कल आपको पता होगा 31 अगस्त को प्रहलाद जोशी, जो यहां खड़े दिख रहे हैं, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से ट्विटर के जरिए जानकारी मिली कि 18 से 22 तक संसद का विशेष सत्र होगा। 4 लाइन की जानकारी, किसी को नहीं पता उस सत्र में क्या होना है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी, विपक्षी दलों ने बार बार पूछा कि भाई संसद क्यों बुला रहे हैं, क्या मकसद है, ये ऐसी आपातकाल स्थिति क्यों आ गई, ऐसी इमरजेंसी क्या है, एजेंडा तो बताओ। तो नई संसद में 4 दिन होना है सत्र, पुरानी संसद में शुरुआती 1 दिन होना है, कोई जानकारी नहीं दी गई। उसमें सोनिया गांधी ने चिट्ठी भी लिखी कि इन मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं, आपने हमें बताया नहीं, हमसे कोई विमर्श नहीं किया, हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं इन मुद्दों पर बात करें। उसमें महंगाई, बेरोजगारी, MSP, किसानों के सवाल, अडवाणी पर JPC, लद्दाख और अरुणाचल इलाके में चीनी घुसपैठ, ऐसे बहुत सारे मुद्दे सोनिया गांधी ने लिखे। लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। सरकार ने अभी 4 दिन पहले कहा कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और उसमें बताएंगे। कल सर्वदलीय बैठक थी, जिस बैठक में 34 पार्टियों के नेताओं ने कल हिस्सा लिया। 34 पार्टियों के 51 नेताओं ने हिस्सा लिया कल की बैठक में उनको कुछ एजेंडा बताया गया, ऐसा प्रहलाद जोशी ने कहा। अब कल की बैठक को लेकर भी जो विपक्षी दलों का कहना है कि उन्हें अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है कि 19, 20, 21, 22 को क्या होना। सरकार की तरफ से आया कि कुछ बिल, जो विधेयक है, वो विधेयक रखे जाएंगे संसद में। अब उसमें क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर जो बिल है
वो इसमें आना है कि नहीं। बीच में आ गया कि महिला आरक्षण बिल भी लाया जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो फैसला सुना दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में 3 सदस्यों का पैनल हो, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रधानमंत्री हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, जिसे बदल दिया सरकार ने। और ऐसा प्रावधान सरकार संसद के जरिए कानून बनाना चाह रही है जिसमें सीजेआई बाहर हो जाए और जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर हो। मतलब प्रधानमंत्री जो कहे वो कैबिनेट मिनिस्टर कहेगा। तो उस तरह से एक कमेटी की बात हो गई, उसका वो कहीं वो विधेयक उस पर बात होनी है। और क्या विधेयक है, 2-3-4 विधेयकों की चर्चा है। फिर मैं कहूंगा अभी तक पूरी तरह से क्लैरिटी विपक्षी दलों को नहीं है कि 4 दिन का एजेंडा क्या है। आज ही जैसे हिंदू में मैं देख रहा हूं, ओनली 3 days विल बी रिजर्व फॉर गवर्नमेंट बिजनेस अबाउट विच देयर इज स्टिल नो क्लैरिटी। ये हिंदू ने आज लिखा है विपक्षी दलों से बातचीत करके कि अभी भी क्लैरिटी नहीं है क्या होना। तो इसलिए विपक्षी दल बार बार सवाल उठा रहे हैं और ये ऐसे भी सवाल उठाना उनका हक है। अडानी के मुद्दे पर बवाल और बाकी सारी चीजें आप देखते रहे और विपक्षी दलों का यही काम है। लेकिन सरकार का रवैया, प्रधानमंत्री मोदी का रवैया विपक्षी दलों को लेकर क्या रहता है आप देखते रहे। इसलिए जो उनका ये कहना कि रोना धोना अभी जरूरी नहीं है, करते रहिए, रोने धोने के लिए बहुत समय। 12 तो ये तो उनका ये मुझे समझ में नहीं आया कि अगर वो नई संसद में जाने की तैयारी कर रहे हैं और आखिरी भाषण से पहले फिर यहां क्यों बोल। इस भाषण के बाद, भाषण के 8 मिनट का ये वीडियो है जिसका कुछ हिस्सा मैंने सुना है। इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे लगा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में भी कुछ इसी तेवर से कुछ बातें कह सकते हैं। पूरा 50 मिनट का उनका 50-51 मिनट का भाषण गौर से मैंने शब्दशः सुना और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि बहुत गरिमामय भाषण था। ऐसे भाषण की प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद नहीं थी, खासतौर से ऐसे बयान उस भाषण से पहले देने के बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 75 साल की जो गरिमामयी सफर है, गौरव का सफर है, गर्व और गौरव का, भारत का, उस संसद का, उसका जिक्र किया। नई संकल्प, नई ऊर्जा, नए विश्वास, ये सब जाहिर है अपना महिमा मंडन कोई प्रधानमंत्री करेगा जब 9.25 साल से प्रधानमंत्री है, उनका हक है। लेकिन उन्होंने वहाँ भी संसद में बहुत सारे लोगों का जिक्र किया, उन प्रधानमंत्रियों का जिन प्रधानमंत्रियों ने भारत के बनने में, भारत की बुनियाद को मजबूत करने में, आज़ाद भारत के मुकम्मल भविष्य को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नेहरू का जिक्र किया, नेहरू के ऐतिहासिक भाषण का जिक्र किया, लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र किया, उनके कार्यकाल के फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने इंदिरा गांधी ने जिस ढंग से बांग्लादेश मुक्ति अभियान में भारत का स्टैंड था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, और जो पाकिस्तान आज भी जिस जख्म को, घाव को नहीं भूल सकता, 2 हिस्से पाकिस्तान के 71 की लड़ाई में बने। अब वहाँ तक नहीं गए, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति अभियान पर संसद की मुहर या संसद के समर्थन का जिक्र किया। राजीव गांधी का जिक्र किया, वाजपेयी की सरकार कैसे 1 वोट से गिर गई उसका जिक्र किया, मनमोहन सिंह का जिक्र किया। ये सब नेहरू के भाषण के साथ अंबेडकर जो नेहरू के कार्यकाल में उनके सरकार में थे, उनके कुछ योगदान और फैसलों का जिक्र किया। तो एक तरह से मैं कहूँगा एक अच्छा भाषण था। उन्होंने जो अब तक स्पीकर रहे हैं लोकसभा के, उनका जिक्र किया, जिसमें अलग अलग वक्त पर स्पीकर ने कैसे फैसले दिए, सदन चलाया, चाहे मावलंकर हो पहले स्पीकर से लेकर और ओम बिरला बीच में सुमित्रा महाजन से लेकर, ये सब जिक्र किया। अच्छी बात है, इसलिए मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि इसमें आलोचना या विपक्ष को निशाने पर रखना या अपनी तारीफ करते करते सामने के पूरे किए धरे पर पानी थोपना, फेर देना, या जो एक नैरेटिव हाल के दिनों में चला है 2014 के पहले जैसे भारत को आज़ादी ही नहीं मिली थी। इस देश में जो भी हुआ 2014 के पहले हुआ, उसके पहले इस देश में कुछ था ही नहीं। लोग भूखों रहते थे, जंगलों में रहते थे, घास की रोटी खाते थे, पैदल चलते थे, बैलगाड़ी थी, स्कूलों में भी नहीं जाते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे। ऐसा कई बार लगता है जो कुछ हुआ 2014 के बाद हुआ। न सेना के पास हथियार थे, न हवाई जहाज थे, न लड़ाकू विमान थे, न हमने पाकिस्तान को जंग में हराया, 71 में 2 टुकड़े किए, न कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसा गढ़ा जाता है, ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाता है। और उसी नैरेटिव में नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की साजिश वाली कई पटकथाएं लिखी जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। नेहरू से उनकी बहन और उनकी बहन की बेटी की तस्वीरों को लेकर भी उन्हें बदनाम करने की साजिशें बीजेपी नेताओं की तरफ से होती है, बीजेपी आईटी सेल की तरफ से होती है। और नेहरू के 17 साल के कार्यकाल में जितने बड़े बड़े फैसले हुए, देश की बुनियाद मजबूत की गई, शैक्षणिक संस्थाओं के तौर पर, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़े बड़े अस्पताल, एम्स से लेकर बड़े बड़े बांध, बड़ी बड़ी
ऐतिहासिक इमारतें बनी, उन सबको भुलाकर नेहरू को बदनाम करने का एक नैरेटिव गढ़ा जाता है जो 2014 से बाद से होता है। लेकिन आज सकारात्मक भाषण प्रधानमंत्री का था। उन्होंने जिक्र किया वाजपेयी के कि सरकार गिरने का 1 वोट से। हालांकि जितना मैंने सुना, अगर आपने सुना होगा, मैं गलत हूं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उन्होंने वीपी सिंह का जिक्र नहीं किया जो करना चाहिए था। वीपी सिंह वो प्रधानमंत्री थे, कार्यकाल शायद 11 महीने था, 89 में बने थे, और उसके बाद मंडल को लेकर वीपी सिंह से बीजेपी की ठनी, चूंकि बीजेपी के समर्थन से सरकार थी, और मंडल कमंडल की लड़ाई हुई। ऐतिहासिक शुरुआत वीपी सिंह ने की पिछड़ों को उनका अधिकार देने का, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल गए, और उसके बाद कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई बिहार में, समस्तीपुर में लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद कैसे सरकार गिर गई। वो एक ऐतिहासिक शुरुआत वहां से पिछड़ों की राजनीति की देश में थी, जहां से लालू यादव का इमरजेंस हुआ, जहां से मुलायम सिंह का इमरजेंस हुआ, और जहां से राजनीति पर जो अगड़ों का दबदबा था। अगर मुझे 89 के पहले के बिहार को याद करूं तो जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, चंद्रशेखर सिंह, यही सब हुआ करते थे। आबादी में कम, लेकिन सत्ता पर हिस्सेदारी में लगातार शीर्ष पर। लेकिन वहां से बिहार में भी स्थितियां बदली। लालू यादव के राज में जिस ढंग से लालू यादव लंबे चले, फिर राबड़ी देवी, जो भी हुआ, एक पिछड़ों को जो उनका हक नहीं मिला था उसकी बुनियाद वीपी सिंह के समय रखी गई। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी असर देखा। मुलायम सिंह, कांसीराम, मायावती, राजनीति ही बदल गई देश की 89 के बाद से। और राजनीति ऐसे भी बदली कि जो हासिल लाल कृष्ण आडवाणी उस रथ यात्रा से नहीं कर पाए, लेकिन उसकी बुनियाद लिखी गई। सरकार में 2 बार 98, 99 में वाजपेयी रहे, और अब 300 से ज़्यादा सीटों पर मोदी। खैर, इसका जिक्र नहीं किया उन्होंने कि मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए जो उस समय हुआ था, लेकिन और करते भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, ये तो एक पॉलिटिकल मसला है, वो क्यों कहते। लेकिन वीपी सिंह का क्यों नहीं किया, या मंडल कमीशन का क्यों नहीं किया, मुझे समझ में नहीं किया। तो मैं फिर कहूँगा, हो सकता है मुझसे चूक हुई होगी, कॉमेंट बॉक्स में लिखे, क्योंकि मैं लगातार नोट भी कर रहा था। चरण सिंह का जिक्र किया। चरण सिंह चंद महीनों के लिए रहे थे जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी। जनता पार्टी की सरकार जब थी 77 में, जब गिरी तो 79 में चरण सिंह बने, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से बने। के कार्यकाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय बना, इसका जिक्र उन्होंने किया, तो उस कार्यकाल का भी जिक्र किया। तो ऐसे उन्होंने मोटे तौर पर पुरानी संसद में लोकतंत्र के मूल्यों की हिफाजत करते हुए क्या हुआ 75 साल में, 50 मिनट में उसका जिक्र किया। चाहे संसद में काम करने वाले जो कर्मचारी हों, चाहे उस इमारत को अंग्रेजी हुकूमत के दौर में बनाने वाले लोग हों खून पसीना बहाकर, चाहे उस संसद में बैठकर संसदीय मूल्यों के लिए लगातार आवाज़ बुलंद करने या जनता की नुमाइंदगी करने वाले सांसदों की मौजूदगी में हुए उस संसद में बड़े बड़े फैसले हों। और आखिर में अपनी सरकार जीएसटी और OROP और इस सब का जिक्र किया, जो कोई भी करेगा। बहरहाल, तो मैं सकारात्मक भाषण की तारीफ करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जाने से पहले ये नकारात्मक भाषण भी नहीं देना चाहिए जो 8 मिनट के कुछ हिस्से में 2 शब्द उन्होंने कहे। और साथ में ये कि अगला 4 दिन 19, 20, 21, 22 बहुत अहम है। विपक्ष के साथ पारदर्शिता होनी चाहिए। जो पारदर्शिता नहीं है, ये विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये अर्जेंसी क्यों थी कि अगला शीतकालीन सत्र होना था उससे पहले। ये क्यों? तो एक आकलन है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर एक धार्मिक उत्सव की तरह, धार्मिक आयोजन की तरह नई संसद में जाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट हैं। ये कर्मकांड, पूजा पाठ, पंडितों की मौजूदगी में हर कुछ हुआ, शिलान्यास भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ। शायद कुछ ऐसा हो, इसके पीछे कोई मकसद होगा। और ये आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगता है, और लगना भी चाहिए, कि ये संसद की इमारत जो बनी है 800-900 करोड़ की, या 20,000 करोड़ का जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, या 6,000 करोड़ का जो कल द्वारका में जिसका उद्घाटन किया उन्होंने कन्वेंशन सेंटर का, ये सब भारत के टैक्स पेयर के पैसे से बन रहा है। किसी पार्टी की या किसी नेता की बपौती नहीं है, या उसकी जेब से निकला हुआ पैसा नहीं। तो संसद को अगर लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी उस दिन को याद करते हैं कि 2014 में जब संसद में पहली बार चुनकर आया था और दाखिल हुआ था, तो मैं ज़मीन पर सीढ़ियों को प्रणाम किया था, साष्टांग दंडवत किया, जिसका जिक्र किया, तो फिर उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उस संसद में, लोकतंत्र में विपक्ष की हैसियत को दरकिनार करके, या विपक्ष को ये दिखाकर कि जाओ तुम्हें रोना है तो रो, तुम्हें जो करना है करो, तेरे बिना भी हम संसद चला लेंगे, ये रवैया छोड़ना चाहिए। और पारदर्शिता इतनी होनी चाहिए कि संवाद करें। कल ही जब प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो में जा रहे थे और ये
चल रही थी कहानियां, तो एक तस्वीर ट्विटर पर मुझे दिखी, बड़ी खूबसूरत तस्वीर। जब मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, और तब एक तस्वीर है जिसमें शीला दीक्षित मेट्रो में बैठी हैं, बगल में पूर्व मुख्यमंत्री उस समय शीला दीक्षित के पहले मदन लाल खुराना जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उनकी तस्वीर है। बगल में प्रधानमंत्री बैठे हैं, और प्रधानमंत्री के बगल में शीला दीक्षित और पीएम के बीच, शायद अगर मुझे तस्वीर याद है, लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हैं जो डिप्टी पीएम थे। तो ये कितनी खुशनुमा तस्वीर है, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट अगर ऐसा बनता है, 50% दिल्ली सरकार देती है, केंद्र सरकार, दोनों मिलकर कोई योजना बनाती है। वो योजना किसी प्रधानमंत्री मोदी का, किसी एक सरकार का नहीं है। तो ये तस्वीर तो जनता की भी जानी चाहिए। इतना जिसको कहते हैं हेल्दी वर्किंग रिलेशन तो होना चाहिए। ये हेल्दी वर्किंग रिलेशन इस दौर में खत्म हुआ है। ये बहुत चिंताजनक बात है। खतरनाक बात है कि विपक्ष को लगातार निशाने पर रखते हुए जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। खतरनाक बात यह है कि एजेंसियां विपक्ष के नेताओं का तब तक पीछा करती है जब तक या तो सरेंडर न करे या अपनी पाले में ना आए। खतरनाक बात यह है कि इस मंशा से कोई प्रधानमंत्री आए कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, या विपक्ष मुक्त संसद बनाएंगे, या विपक्ष जिसको कहते हैं मुहावरे में कि ठेंगे पर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो करना है वैसे करेंगे। ये रवैया भी बदलना चाहिए, तब लगेगा जो आज उन्होंने कहा है उसी पर अमल करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। संक्षिप्त विश्लेषण आज के भाषण का। नमस्कार।